2024 लोकसभा चुनाव की हलचलें तेज हो चुकी है। इस बार महाराष्ट्र में अमरावती शहर का चर्चा चौतरफा हो रहा है। जिस प्रकार से इस बार अमरावती शहर के अंदर में 70 सालों में पहली बार कांग्रेस के चिन्ह पर उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरे खेमे में इस बार बीजेपी का भी चिन्ह लोकसभा चुनाव के अंदर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह से जहां पर खासदार नवनीत राणा खड़ी है, तो वहीं दरियापुर के आमदार बलवंत वानखड़े इस बार उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पंजे के निशान से मैदान में है। इस सभी के बीच में अमरावती शहर की एक जानी मानी शख्सियत जो कि पॉलिटिकल सोर्स से भी काफी ज्यादा मालूमात भी रखती है और सामान्य जनता से संपर्क में भी है। आइए मुलाकात करते हैं सैयद तनवीर आलम से। 2000 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इस वक्त हम चर्चा करने के लिए अमरावती की जानी मानी शख्सियत जो कि एक समय पॉलिटिकल राजनीतिकरण में भी काफी ज्यादा असर रखती थी और जो जमीनी लेवल से जुड़ी है, उनका नाम है सैयद तनवीर आलम। विजन न्यूज के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से इस बार नवनीत राणा जहां बीजेपी के कमल से पहली बार अमरावती लोकसभा मतदार संघ से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीते 70 सालों में अमरावती शहर में कभी कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार पंजे पे नहीं खड़ा रहा था। कैसा लग रहा है कि इस बार क्या तालमेल हो सकता है? किस प्रकार से लोगों में इस दोनों ही बातों को लेकर उत्साह है? देखिए, जनता में काफ़ी उत्साह है इस बात को लेकर कि जहां एक तरफ बरसों बाद कांग्रेस को सीट मिली है, वहीं बीजेपी के लिए भी ये नई बात है कि भाई उन्हें सीट मिली है इस जगह पर, शिवसेना ने छोड़ के बीजेपी को मुहैया कराई है। तो जनता के तरफ से जनता फैसला करेंगी इस बात को लेकर। ठीक है, जनता तो फैसला करेंगी। दोनों पक्ष अपने अपने तौर पर अपनी लड़ाई भी लड़ रहे, लेकिन इस बार तीसरा भी जो एक उम्मीदवार जो काफी पावरफुल माना जा रहा है, जो अपनी जमीनी लेवल पर पकड़ रखता है, वो है दिनेश बुक, जिनको आमदार बच्चू कडू और आमदार जो है राजकुमार पटेल के समर्थन में प्रहार के चिन्ह के ऊपर में उन्होंने उम्मीदवारी का नामांकन पत्र भरने की तैयारी कर रखी है। क्या उनकी क्या भूमिका रहेंगी इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या वो भी इन दोनों को पछाड़ते हुए विजय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, विजय का तो ऐसा है कि जनता जिसे चाहेंगी उसे विजय कराएगी। जिन लोगों का काम है जमीनी लेवल पर, जनता उन्हें खुद चुनेगी और उसका रिजल्ट 26 अप्रैल के बाद आ ही जाएगा। मतदान की प्रक्रिया के अंदर में बहुत सारे बदलाव हुए। वीवीपैट के अंदर में जो है मशीन के साथ साथ अब वीवीपैट भी आ रहा है। जनता का क्या ईवीएम के प्रति अब सकारात्मक जो है सोच बदल रही है? देखिए, ईवीएम पर आज भी जनता को पूरी तरह से विश्वास नहीं है। मैं खुद भी ये चाहूँगा कि ईवीएम के बाद में जब वीवीपैट की जो स्लिप आपको बताई जाती, वो आपको खुद को देना चाहिए उन लोगों ने कि मैंने इस कैंडिडेट को वोट करा था, वो अपने पास काउंटिंग के लिए रहे। तो उसके लिए जैसा सुबह से लेकर शाम तक का ये रहता है, समय रहता है काउंटिंग का। इस प्रकार से अगर से आपकी चिट्ठी आप तक दी गई, तो फिर आप आगे जाकर उसको जो है अपना जो है सामने वाले प्रतिद्वंदी के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए? जैसा उसमें फिर एक ऐसी स्लिप वहां पर मुहैया कराना यह है जिसके ऊपर बार कोड रहे, चिन्ह ना रहे। लेकिन अगर मैं सपोज अभी इलेक्ट्रॉनिक का ज़माने में उस पर ये बारकोड डालूंगा मेरे मोबाइल पे, तो दूसरे दिन मुझे दिखे कि भाई ये बारकोड से मैंने इसको वोट दिया था करके। मैं अपने वोट की सिक्योरिटी चाह रहा हूँ, गारंटी चाह रहा हूँ कि हाँ, मैंने कोई पार्टी को या कोई चिन्ह को वोट दिया और बाद में रिजल्ट उसके विरुद्ध आ रहा, तो भाई हमने कहाँ जाना कि भाई हमने तो 1000 लोगों ने इसको वोट दिए थे, लेकिन उसके वोट वहां पर 700 ही भर रहे, तो 300 लोगों ने कहाँ जाना चाहिए? बड़ी अच्छी बात कही कि केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने इस बात के ऊपर में गौर करना चाहिए कि जिस प्रकार से ईवीएम पर वोट देने के बाद में वीवीपैट की जो स्लिप आती है, यदि उसके ऊपर में किसी प्रकार का बारकोड रहे और वो मतदाता को तुरंत दिया जाए, लेकिन मतदान के समय के बाद में ही वो स्लिप को क्यूआर कोड से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका मत जिसको दिए थे, आपका मत उसी को गया है। एक बात और पूछना चाहूंगा कि एक लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े रहे थे,
कांग्रेस में आपने बहुत कुछ कुर्बानी दी, कांग्रेस के लिए आपने बहुत कुछ काम भी किया हुआ है। अभी फिलहाल की तस्वीर के अंदर में अमरावती शहर में कांग्रेस का किस तरीके से वर्चस्व है? देखिए, अब सभी नेता लोग कांग्रेस के हैं, सभी कार्यकर्ता लोग तो अपने तरीके से काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस में भी अब थोड़ा सा अमरावती के अंदर देखने में ये आ रहा है कि दो खेमे हो चुके हैं। अब देखते हैं अब उसका क्या रिजल्ट आता है आगे। तो ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये दोनों खेमे मिलकर जो है पूरी तरीके से बलून वानखड़े का काम करेंगे या एक ही खेमा करेगा, ऐसा हो सकता है? अब ये तो वो लोग निश्चित करेंगे, मैं अपने ख्यालात इस बात पे कहना नहीं चाहूँगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैसा रहता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको ये मालूम रहता है कि किस प्रकार से चर्चा चल रही है, कहाँ खामियां है। कहीं ना कहीं इंसान को दुख होता है कि मैंने कांग्रेस के लिए जहां 25 साल मेहनत की थी, आज अगर से वो कैंडिडेट मैदान में है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वो हर किसी के अपने ख्याल आता है। वो चाहे तो किसी का काम करे, अगर वो ना चाहे तो फिर उसकी मर्जी है। उसके लिए कोई वो पार्टी ने सोचना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति करेगा और कौन सा व्यक्ति नहीं करेगा। अमरावती शहर के अंदर में इन दिनों जिस प्रकार से बीजेपी का केंद्र शासित शासन होने के बाद में अमरावती में अब तक जो है बीजेपी का खासदार कभी चुनकर नहीं आया था, ना बीजेपी के खासदार को कभी टिकट दी गई थी। ये पूरा एरिया एक तरीके से शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन शिवसेना के भी 2 गुट हो चुके हैं, तो ये दोनों गुटों का फायदा नवनीत राणा को मिल सकता है। एक की तो भले युति है, बराबर, दूसरा गुट भले युति से बाहर है, लेकिन जो कट्टर शिवसैनिक लोग रहते हैं या नहीं भी हो, जो भी हो, लेकिन किस प्रकार से लोग जो है आज बीजेपी के चिन्ह को देखकर चुनाव करेंगे। और इसका तो फैसला 26 तारीख के बाद ही होगा। नहीं, 26 तारीख के बाद होगा। लोग किस तरीके से सोचते हैं सर, मेरा बोलने का मतलब यह है। लोगों की सोच पे हम कोई डिपेंड नहीं कर सकते ना, वो क्या सोच रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है। पिछली बार 2019 के अंदर में जिस प्रकार से नवनीत राणा ने खासदार आनंदराव अडसुल को पराजित करते हुए विजय हासिल की थी, तो क्या मतदान का एक कैलकुलेशन रहा था और वर्ष 2024 में किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया हो सकती है और क्या एक समीकरण बनता है कि कितने वोटों पर ही जो है अमरावती की खासदारी की विजय हो सकती है? ये वोटिंग परसेंटेज पे निर्भर करता है कि भाई पिछली बार अगर 64 के करीब गया था शायद अंदाजन लगभग, आज वर्कर्स और मतदाता कितना जागरूक है कि वो कितने परसेंट में आके वोटिंग करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि कितने वोटों से सीट निकलेंगी और कौन कितने लेगा। ये अभी कयासारी करना मुनासिब नहीं। पिछली बार जिस प्रकार से नवनीत राणा ने 5 लाख कुछ हजार वोट लेकर जो है आनंदराव अडसुल को हराया था, बराबर, तो इस बार उनका वोट प्रतिशत जो है बीजेपी के चुनाव चुनने के चलते बढ़ सकता है। जनता के अंदर क्या चल रहा है पार्टी के प्रति, ये जनता ही जाने। आपका मैं बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। आपका इस बार जो है बीते लंबे समय से आप जो है राजनीति से काफी दूर जा चुके हुए और इस प्रकार से आपकी लोगों के अंदर में चाहत जो है, चाहे न्यूज मीडिया के माध्यम से बोलिए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से बोलिए, वो चाहत बहुत ज्यादा है, तो आज कहीं ना कहीं उनको आपकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं हर किसी से यही कहूँगा कि मतदान पूरी ताकत से कीजिए। मत आपका अधिकार है और भारत के हर नागरिक ने, अमरावती के हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको जाना चाहिए और मतदान करना चाहिए। वो अपने दिल पर निर्भर करे कि जिसने काम किया है उसको दे, या और उसके दिल में कोई दूसरी पसंद है उसको दे, वो उसका फैसला रहे। तो मैं हर किसी से यही कहूँगा कि भाई मतदान पूरी ताकत से कीजिए। मेरा आखिरी एक सवाल आपसे रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब देंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि इस बार अमरावती शहर के अंदर में किस प्रकार का खासदार होना चाहिए? जो जनता के लिए काम करे, पूरी तरीके से निष्पक्ष रहते हुए, सभी समाजों को साथ में लेके चलते हुए, इस प्रकार का हम खासदार चाहेंगे कि जो हर किसी समाज को अपने साथ में लेके चले। बड़ा ही अच्छा संदेश दिया जनाब सैयद तनवीर आलम ने कि इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा उम्मीदवार चुनकर आए जो सभी समाज को, जिस प्रकार से भारत बहुत सारे अनेक भाषाओं का देश है और उसकी सब विविधताओं में ही एकता है, वही संदेश देना चाह रहा है सैयद तनवीर आलम ने कि सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी का नारा जरूर है, जो दिखता तो है लेकिन जमीन तौर पर होता नहीं है,
लेकिन वो जमीनी तौर पर हो तो उसका असर कुछ और ही देखने को मिलेगा।